चारों मेरे सामने 4 सक्सेस स्टोरीज़ बैठी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि इनकी सक्सेस स्टोरी सबको बाय नेम पता चले, इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो प्राउड फील करें जब वो अपनी बच्चियों के इंटरव्यू सुने। तो अब इस वक्त हम मौजूद हैं स्क्वायर मॉल में। पहले तो जी जनाब आप सब लोग जो है वालेकुम अस्सलाम कहेंगे जब मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। ये भी छोटे बच्चे हैं ना, इनको सिखाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आपको पता चल गया यहाँ पे यार, वो हमारा ना पाकिस्तान में एक आता होता था पीटीवी पे, कुरान पाक का एक वो प्रोग्राम आता था 3 बजे जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती थी। तो उसमें कारी सैयद सदाकत अली जब कहता था ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो चारों क्या कहते थे? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसे ही। तो कारी सैयद सदाकत अली वाली फीलिंग आ गई मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नूरुलैन है और मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ। ये पकड़ ले माइक। और मेरा डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ है आफ्टर बीएस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूश शहज़ाद है और मैंने बीएस किया है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम उरूज है, उरूज गनी, और मैं मर्दान से हूँ। और बैचलर्स भी मैंने स्कॉलरशिप पे किया था, मास्टर्स भी मैंने स्कॉलरशिप पे किया था, और अब मुझे एज अ रेगुलर पीएचडी कैंडिडेट KFUPM में कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण फातिमा कियानी है। बेसिकली मैं जेलम से हूँ, लेकिन हम लोग टेक्सला में रहते हैं। और मेरा बैचलर्स प्यास यूनिवर्सिटी से है। मेरा यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ इन फिज़िक्स डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। और हम सब कहने का मकसद ये है, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पे अकेली मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी जो है पीएचडी में एनरोल हुए हैं। मुझे बच्चे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये लोग बीएस के बाद यहाँ पीएचडी करने निकल आए हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि भाई हमें किसी ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करके सुनवाएं जो बीएस के बाद यहाँ पे एनरोल हुआ है। तो लकीली आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्ची ने मेरे साथ कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे एंड शी सेड कि मैं बीएस के बाद अभी यहाँ पे आई हूँ एज पीएचडी कैंडिडेट, तो आई वांट टू सी यू। मैं कह ले भाई कि तो ज़बरदस्त है, तो कंटेंट खुद आके कांटेक्ट कर रहा है। फिर फटाफट मैंने उसको बोला ओके सी यू। अब इस वक्त हम मौजूद हैं स्क्वायर मॉल में। पहले तो जी जनाब आप सब लोग जो है वालेकुम अस्सलाम कहेंगे जब मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। ये भी छोटे बच्चे हैं ना, इनको सिखाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आपको पता चल गया यहाँ पे यार, वो हमारा ना पाकिस्तान में एक आता होता था पीटीवी पे, कुरान पाक का एक वो प्रोग्राम आता था 3 बजे जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती थी। तो उसमें कारी सैयद सदाकत अली जब कहता था ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो चारों क्या कहते थे? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसे ही। तो कारी सैयद सदाकत अली वाली फीलिंग आ गई मुझे। तो इन चारों ने मुझे उसी तरह से वालेकुम सलाम कहा। जी रिस्क असी लिया रखा है तो ठंडा हो गया, जल्दी जल्दी अपना अपना स्लाइस उठाओ, शाबाश। फिर हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, ठीक है बच्चे? लो ना आप प्लीज़। अभी तक तो जनाब मुझे इन सब लोगों के ना शहरों के नाम पता है, बट आई डोंट नो देयर नेम। मैंने कहा भाई अभी आप लोगों से मैं आपके नाम नहीं पूछूंगी, तो जब हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आर यू ऑल कंफर्टेबल कि अपने नाम शेयर कर सको? अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, शेयर करने में तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये चारों मेरे सामने 4 सक्सेस स्टोरीज़ बैठी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि इनकी सक्सेस स्टोरी सबको बाय नेम पता चले, इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो प्राउड फील करें जब वो अपनी बच्चियों के इंटरव्यू सुने, और अपनी फ्रेंड्स एंड फेलोज़ से भी ये शेयर करें कि देखें जी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जनाब शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले मेरी लेफ़्ट साइड पे जो पहली बच्ची बैठी हुई है, मैं उनसे बात करती हूँ। ठहर जाए नाज़रीन, मैं अपना स्लाइस भी चुक लवां, ठीक है? तो जनाब इनके लिए थोड़ा सा रोटी पानी का इंतज़ाम किया है, और मीन वाइल जो है अब हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप बताइए, इस्लामाबाद से हैं ये आप? अच्छा, मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या क्या सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ योर नेम, पाकिस्तान में किस शहर से हैं, और आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है, आपका रिज़ल्ट क्या था, और आपको KFUPM में आने का पता कहाँ से चला। कितने सवाल हो गए? 5। आपने 1 बाय 1 और बाकियों ने भी 1 बाय 1 मुझे यही जवाब देने हैं, और फिर हम आगे इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला जारी करेंगे। जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नूरुलैन है और मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ। ये पकड़ ले माइक। और मेरा डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ है आफ्टर बीएस। तो जो मेरा बीएस था वो केमिस्ट्री में था, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। एंड अभी यहाँ पे भी पीएचडी में मेरा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ही एडमिशन हुआ है। और KFUPM का मुझे ज़्यादा लिंक्डइन से आइडिया हुआ। और यस, एंड मेरे एक प्रोफेसर ने भी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा सर्व करके गए हुए थे पहले एज अ विजिटिंग फैकल्टी।
तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो ऐसे मुझे पता चला कि FAPM के बारे में और इसकी रैंकिंग और इसकी बाकी इंस्टीट्यूट्स देख के आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव दिस अ गो एंड अप्लाई फॉर इट। एंड डेजर्ट डायरीज का कहाँ से पता चला? डेजर्ट डायरीज का आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब अबाउट KFUPM के वहाँ के हॉस्टल्स कैसे होते हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले जो वीडियो आई थी वो इन्हीं की आई थी। अरे वाह, फिर तो फायदा हुआ बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मिशन जो है वो सक्सेसफुल Successful। चलें जी, अब हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट जी। इजी होके बैठो, आराम से टेक लगाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूशेज़ाद है और मैंने BS किया है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और और मैं JLM से हूँ मेनली। और यहाँ पे KFUPM में मेरी एक कज़न पढ़ती थी। उसने पहले MS में भी एडमिशन्स होते थे यहाँ पे। तो अभी कुछ टाइम अभी आई थिंक इस इनटेक में ख़त्म हुए हैं या क्या हुआ है, तो वो MS कर रही थी यहाँ पे और CS में। तो उसी से मुझे इसका पता चला और उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। ओके। हाँ जी। तो आपका क्या स्कोर क्या था प्रीवियस डिग्री में BS में? मेरा 3.85। 3.85 था। आइल्स में क्या रिजल्ट था आपका? आइट्स में 7। 7। अच्छा, आपको अंग्रेजी हमसे ज़्यादा बोलनी आती है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आपको KFUPM एडमिशन के बारे में कहाँ से पता चला? एडमिशन प्रोसेस इतना वो बेसिक तो मेरी कज़न ने बस बता दिया था, लेकिन जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद ये एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर KFUPM। ओके। तो उससे मुझे लगता है कि ज़ीरो से लेके एंड तक वीज़ा प्रोसेसिंग मेरी सारी उन्होंने वहाँ से मतलब help जी ओके, और डेजर्ट डायरीज का कहाँ से पता चला? सेम। यार, कोई तारीफ खुद भी कर दो, तुम लोगों से तो गन पॉइंट पे करानी पड़ रही है, बल्कि वो चपेट पॉइंट पे करानी पड़ रही है, छोटे हो तुम लोग। मेरे चैनल का कहाँ से पता चला? सेम जैसे नूर ने बताया कि मैं भी ऐसे रैंडम स्क्रॉल कर रही थी कि वीडियोस वगैरह देखूं कि हॉस्टल्स वगैरह किस तरह के होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो वहाँ से इन्फॉर्मेटिव लगी? बिल्कुल। चले शुक्र। हंस के क्या है, दाल जो कुछ काला है। नहीं, हंस के नहीं बोला, खुशी से बोला। ओके ओके। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उरूज है, उरूज गनी, और मैं मर्दान से हूँ। लेकिन मर्दान बड़ा शहर है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसे कोई नहीं जानता, रेदवनो। बहुत ही बैकवर्ड और रूरल एरिया है जहाँ अभी तक गर्ल्स का स्कूल कुछ भी नहीं है। मैं मतलब बेसिकली वहाँ से हूँ, लेकिन हमने अपनी सारी लाइफ गुजारी कराची और इस्लामाबाद में। अच्छा, आपकी वालिद साहब की जॉब थी? जी जी। अच्छा। तो इसलिए हम इस्लामाबाद में रहते थे। मैंने अपनी मैट्रिक जो है वो कराची से की है। फिर बाकी एजुकेशन जो है, कराची में एजुकेशन अच्छी थी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए पापा को था कि हम सबको पढ़ाना है, तो फिर हम शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद। और फिर बाकी एजुकेशन मैंने इस्लामाबाद में की। बैचलर्स में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है अरे वाह। और मास्टर्स में मैंने कंप्यूटर साइंस किया है फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। BS कहाँ से की? BS मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया है। और बैचलर्स भी मैंने स्कॉलरशिप पे किया था, मास्टर्स भी मैंने स्कॉलरशिप पे किया था। और अब मुफ्ते की आदत पुरानी है। अब मुझे एज अ रेगुलर PhD कैंडिडेट KFUPM में कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन मिला है। अरे वाह, माशाल्लाह। तो अगर मैं ये बात, और उसके साथ साथ जब मैं मास्टर्स में स्टूडेंट थी तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो इसीलिए मैं लैब इंस्ट्रक्टर भी थी वहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया तो मुझे उन्होंने प्रमोट करके लेक्चरर बना दिया फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैंने 1.5 ईयर जो है पढ़ाया भी है। अरे वाह, माशाल्लाह। उसके बाद साथ साथ पढ़ाने के साथ मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा पाकिस्तान से PhD कर लो, बहुत सारे अपने टीचर्स ने कहा कि हमारे अंडर PhD कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने PhD करनी है तो बाहर जाके PhD करनी है और एक एग्जाम्पल सेट करनी है अपने एरिया के लोगों के लिए कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं जो कि लड़के कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एरिया में ये होता है बिल्कुल एजुकेशन है ही नहीं फ़ीमेल्स के लिए। उसके बाद किंग फहद यूनिवर्सिटी मेरी मामा उम्रे पे आई थी, तो उन्होंने सऊदीया का कल्चर देखा, सारी चीज़ें देखी। तो मामा ने कहा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई कर ही रही हो, यूरोप में आगे पीछे,
सऊदीया में भी अप्लाई करके देखो, मेरा बहुत दिल है कि आप एक इस्लामिक कंट्री में जाओ। जब मैंने सर्च किया तो मुझे 2 यूनिवर्सिटियाँ जो टॉप पे थी वो नज़र आई, एक किंग फहद यूनिवर्सिटी थी और एक किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी थी। तो किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में भी मैंने अप्लाई किया था, किंग फहद यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था। किंग फहद यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई किया था इसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया, इससे पहले मेरी 2 और स्कॉलरशिप्स हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ? एक मेरी हुई थी डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, ओह माय गॉड, और एक मेरी हुई थी GSSI इटली में। अरे वाह, इटली वालों ने कहा कि बस अब आपने 1 महीने के अंदर अंदर आना है। तो वहाँ पर ये हुआ कि मेरी कमिटमेंट थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को छोड़ नहीं सकती थी बीच में, वो किससे पढ़ते फिर। तो मैंने उनको कह दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती नवंबर में, मैं यहाँ से काम वाइंड अप करूँगी, फास्ट से फिर ही आ सकूँगी। तो उसको मैंने नो कह दिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की वो प्रोसेसिंग शुरू करने ही वाली थी मैं कि किंग फहद यूनिवर्सिटी की ईमेल आ गई कि आपका एडमिशन हो गया है। तो फिर जब मैंने अपने मामा पापा से, अपने टीचर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके किंग फहद यूनिवर्सिटी जाओ। तो बस फिर मैं किंग फहद यूनिवर्सिटी आ गई और अब यहाँ बैठी हूँ। फिर जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यहाँ पे हो गई। अब यहाँ बैठी हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू। और ये भी बताएं ना कि आप अपनी बहनों के लिए भी एक मोटिवेशन है। हाँ, हमेशा से हमारे घर में मतलब मामा पापा ने ये सेट किया है कि पढ़ाई पे फोकस करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि हम 6 बहनें हैं और हमारा भाई नहीं है। तो पापा का हमेशा रहा है कि मैंने इन लोगों को अपने पैरों पे इतना खड़ा करना है कि कल को इनको 6 के 6 को किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। मेरी सेकंड सिस्टर जो है उन्होंने MBBS किया है, वो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है। फिर थर्ड सिस्टर जो है वो US में होती है, उसने कंप्यूटर साइंस किया है। और बाकी 3 छोटी जो है वो कॉलेज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से अभी सब पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं अपने रिज़ल्ट्स का बताऊं तो बैचलर्स में मेरा सिल्वर मेडल था, मास्टर्स में मेरा गोल्ड मेडल था फास्ट से। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि किंग फहद यूनिवर्सिटी में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने जो नोट किया अपनी प्रोफाइल में चीज़ वो ये थी कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मेरी पब्लिकेशन नहीं थी, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने IEEE ट्रांजैक्शंस में पेपर पब्लिश किया था। तो मेरा इंटरव्यू 5 मिनट्स का हुआ, उन्होंने कहा बस अपने पेपर की वीकनेस बताएं और अगले दिन ही ईमेल आ गई। मतलब आप समझती हैं कि पब्लिकेशन ने आपको सपोर्ट किया, हाँ, आपकी एप्लीकेशन किया है। ये एक्सपीरियंस मैं बाकी सबसे भी पूछूंगी कि उनकी एप्लीकेशन की, क्योंकि हमें नए आने वालों को गाइड करना है। Yes. जी, चलें जी, ओवर टू जी, माइक पास कर लें। हाँ, आप जगह चेंज कर लें। अब हम ऐसा करते हैं ना, ये और इधर करो, शवरमा लो आप, साथ साथ ये भी खाते रहो भाई, ये ठंडा हो गया है, ये लो आप। मैं तो ऐसे सर्व करी जैसे मैं बनाया। अच्छा, आप ऐसे समझिए मैंने ही बनाया। चलो ओके, आप ये ख़त्म करो जल्दी से और उसके बाद ये लो। मुझे कहना ना पड़े, आप लोगों ने ख़त्म करना है, ठीक है? नहीं तो मैं खा जाऊँगी, मैं वैसे पिज़्ज़ा की दुश्मन हूँ। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण फातिमा कियानी है। बेसिकली मैं जेलम से हूँ, लेकिन हम लोग टेक्सला में रहते हैं। और मेरा बैचलर्स प्यास यूनिवर्सिटी से है। बेसिकली तो मेरा यहाँ पे डायरेक्ट PhD में एडमिशन हुआ है इन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। और जो मेरी कंसंट्रेशन है वो क्वांटम में है। और मुझे किंग फहद यूनिवर्सिटी का इस तरह पता चला कि मेरी दोस्त होती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बरीरा, तो उनको प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन की थी कि आप ना किंग फहद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। लेकिन तब वहाँ पे हमने बेसिकली मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था, तो हमें तो डायरेक्ट PhD का पता ही नहीं था कि ये होती भी है। तो मेरी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं भी कर रही हूँ तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। तो इस तरह मुझे किंग फहद यूनिवर्सिटी का पता चला। और ओके, अच्छा, और आपको सोशल मीडिया से ही पता चला, अपनी फ्रेंड से और अपने टीचर? जी जी, डेजर्ट डायरीज से कहाँ से पता? वो जब मुझे किंग फहद यूनिवर्सिटी का पता चला तो आई वॉज क्यूरियस कि सऊदी अरब में यूनिवर्सिटीज़ कैसे होती हैं, उनका एक्सपोजर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है। तो वो सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमें डेजर्ट डायरीज़ का पता चला। तारीफ भी बंदा कर दिंदा है ना, लेकिन पता तो चल
अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता था, और आपका जो वो एक मज़ाहिया अंदाज़ है ना आपकी वीडियोस में, वो उसका बेस्ट पार्ट है कि आप, हाँ जी, उसको जी जी जी। चलें, क्या बात है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने, चलें जी, ये माइक जो है ना हमारा इसी तरह का है, ज़रा तंग करने वाला। अब आप ना ये इस पे पिज़्ज़ा पे टूट पड़ना हो जाओ, शाबाश, ये ठंडा हो रहा है, इसको ख़त्म करना है, आप भी लें, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मेरा कॉमन क्वेश्चन आप सबसे है, उसमें जो 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 गैप एक पर्सन छोड़ दे वो दूसरा उसको फिल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रिपीट करें, ठीक है। अब अगला सवाल ये है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों ने स्प्रिंग में अप्लाई किया था या फॉल में किया था, अब जिस सेशन में भी किया था, और ये कि आपकी एप्लीकेशन कितनी स्मूथ गई। जैसे उन्होंने बताया कि उनकी एप्लीकेशन सेकंड अटैम्प्ट में गोल्ड मेडल होने के बावजूद हुई। ये हमारा मकसद आप लोगों को लेट डाउन करना हरगिज़ नहीं है, हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोगों ने अपने CGPAs दोबारा एक दफ़ा मुझे बताने हैं, ठीक है। उनका तो गोल्ड मेडल है, वो तो वैसे ही सब तो वखरी है, वो तो की दोबारा पूछना, ठीक है। आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स भी बताने, और साथ में आप लोगों ने अपने आइल्स के रिजल्ट्स भी दोबारा साथ बताने, और ये कि स्प्रिंग था, फॉल था, आपकी एप्लीकेशन में क्या आपको परेशानी हुई और क्या नहीं हुई, और कितना स्मूथ गोइंग आप लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा। अब आपने अपना वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है जी। ओवर टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा BS में जो CGPA था वो था 3.72, और आई वॉज अमंग द टॉप 5 इन माई बैच। सो एंड बट आई वांटेड टू शेयर कि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, मेरा भी सेकंड अटैम्प्ट में हुआ। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम आपने PhD के लिए अप्लाई किया था? जी, PhD के लिए अप्लाई किया था इन 251 आई थिंक, लास्ट इनटेक में। तो मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन एक दफा रिजेक्ट हो जाती है तो इट डजंट मीन कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं दोबारा। जस्ट वर्क ऑन योर एप्लीकेशन, अपनी शॉर्टकमिंग्स को कवर करें। आप देखें कि आपके मोटिवेशन लेटर में आपने क्या इम्प्रूव करना है, उसको कुछ ऐड करना है। और मीनवाइल अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई भी आपका रेलिवेंट प्रोग्राम या जो भी आप कर रहे हो जॉब, डू मेंशन दैट इन योर मोटिवेशन लेटर। और आई वुड मेंशन कि जो आइल्स है वो मैंडेटरी है, एंड योर एप्लीकेशन विल नॉट बी सबमिटेड अंटिल आपने आइल्स नहीं जब तक नहीं किया होगा। तो आई विल शेयर माई आइल्स स्कोर एज वेल। मेरा आइल्स स्कोर 7.5 था, एंड ऑनेस्टली कितना था? 6.5। तो बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस की कहीं तैयारी की थी? नहीं, खुद से। यस, खुद से। पहुंचे हुए हो आप लोग। उनका मतलब ये है कि बस जस्ट अप्लाई कर दिया या खुद से भी तैयारी की थी? खुद से ऐसे होता है कि मैंने ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दिया था। तो जब आप टेस्ट देने वाले होते हो, आप इनरोल करते हो टेस्ट के लिए, तो आपके पास कुछ मॉक एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो आप अगर वो मॉक एग्ज़ाम्स प्रैक्टिस कर लो, लिसनिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 7 से ऊपर तो आ ही जाता है आराम से। तो आइल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप क्लियर कर लो। क्योंकि हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश को ही एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। तो आइल्स इज़ नॉट अ बिग थिंग, इसको इतना वो नहीं हवा बना सर पे सवार नहीं करना। तो आपकी एप्लीकेशन बड़ा स्मूथली गई? बहुत स्मूथ थी। सबसे एक और चीज़ के अपने प्रोफेसर्स को आपने पहले से इस चीज़ का बताना है कि रिकमेंडेशन वो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट जब तक आपका रिकमेंडेशन सबमिट नहीं होता है, आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं होती है। तो रिकमेंडेशन, आइल्स स्कोर, दिस इज़ द मेन थिंग, एंड योर मोटिवेशन लेटर। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो अब आजकल का सिस्टम है, आप चारों तो जानती हैं, लेकिन ये मैं उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जो बच्चे ये चीज़ नहीं जानते। पहले ये होता था कि रिकमेंडेशन लेटर की एक PDF फाइल है, बस आपने अपलोड कर दी, बस वही कंसीडर होगी। अब ऐसा नहीं होता। अब आपने जिस प्रोफेसर को भी नॉमिनेट किया है, मैक्सिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर लाजमी चाहिए होते हैं, अपने टीचर्स के साथ बना के रखें। तो आपने जिस टीचर का नाम ऐड करना है, यूनिवर्सिटी फ़ौरन उनको कॉन्टैक्ट करेगी। जब उनको कॉन्टैक्ट करेगी तो उनको एक लिंक भेज दिया जाएगा, और उसको उन्होंने फिल करना है। कमेंट्स का भी एक प्रॉपर बॉक्स होगा जिसमें एक प्रॉपर उन्होंने आपको 5000 वर्ड्स की स्पेस दी हुई होगी। उसमें आप टीचर जो है उस स्टूडेंट के बारे में कच्चा चट्ठा जो भी उसके दिमाग में होगा वो लिखेगा, और अगर आपका एक अच्छा इंप्रेशन है तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड कमेंट्स। वो जब उस पर सबमिशन का पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी, वरना आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो इसलिए किसी ऐसे टीचर का नाम लिखें जिनकी आपको तसल्ली हो कि वो लाजमी रिस्पॉन्स करेंगे, वरना आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी। ठीक है, तो खाली PDFs नहीं चलती। जी बिल्कुल, ज़रूर, फ़ौरन ऐड करो। मैंने जब काउस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मेरा दिल था वहाँ जाने का, लेकिन वहाँ पर
मेरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई वहाँ से, क्योंकि वो इनकम्प्लीट थी। मेरे सुपरवाइज़र इंग्लैंड में थे और उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन नहीं दी। वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट थी और वो रिजेक्ट हो गई। 2 मिनट का काम होता है यार, ये 2 मिनट का काम होता है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि टीचर्स ऐसा क्यों करते तो इसलिए मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे टीचर्स को कहना है रिकमेंडेशन के लिए जो आपको लगे कि एक्टिव हो और वो कर देंगे। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ बच्चों को ये भी समझाऊंगी, आपने जिस टीचर का नाम ऐड किया है, आप काइंडली एक काम करें, रिकमेंडेशन लेटर खुद टाइप करें, सारा कुछ बना के जो वहाँ पे जो मटेरियल पेस्ट भी होना है ना, वो भी आप उनको भेज दें। क्योंकि मुझे जब स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैडम लिंक आया हुआ है, कमेंट्स पेस्ट करें, तो मैं कहती हूँ बच्चों मुझे लिख के भेज दो, मैं उसको मॉडिफाई करके पेस्ट कर दूँगी। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बैठ के खुद लिखूँगी। तो आपने जिस टीचर का नाम लिखा है, आप दस्ती उसको अपना एक प्रोफाइल का एक पैराग्राफ बना के भेज दें कि टीचर ये मैंने लिख दिया है, कहीं आपको लगे कि मैंने गलत लिखा है, ज़्यादा लिखा है, थोड़ा लिखा है, आप इसको मॉडिफाई करें, अपने सिग्नेचर करें और आप इसको एज इट इज आप अपने टीचर को फैसिलिटेट कर दें। आप सिर्फ उनको ये ना कहें कि आपके पास लिंक आएगा तो सारा तुसी करना है, फिर कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट ज़रूर करना है जी। नेक्स्ट, अब आपको सवालात याद है ना जो इनसे किए हैं? मैंने 2024 में बीएस अपना कंप्लीट किया था, तो उसी के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरा यही दिल था कि मैं सऊदी अरेबिया में अप्लाई करूं और किंग फाहद में ही अप्लाई करूं, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर जो मुझे लगा कि आइट्स लाइक बहुत ज़्यादा फियर था कि आइट्स में नहीं कर पाऊंगी, लाइक इतना एक्सपेंसिव टेस्ट है, एक दफ़ा दूँ ना हो तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। इसके अलावा मैंने हर जगह अप्लाई किया जहाँ पे आइट्स के बगैर एडमिशन हो सकता था। तो मेरा एक जगह एक्सेप्टेंस लेटर भी आया था इटली की वेरोना यूनिवर्सिटी से, लेकिन यही मैंने सुना कि उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और ये रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, और वैसे भी उनका ना लाइक वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने वहाँ पे फिर वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की, तो उधर ही उसको एंड कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी अपनी उधर प्राइवेट कॉलेज में। एंड देन फिर बहुत ज़्यादा गैप आ गया था कि मैंने मतलब जॉब में ही मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई कि अप्लाई करना छोड़ दिया। फिर इसके बाद अभी दोबारा जब ये इनटेक आई है तो तब फिर मैंने अप्लाई करने के लिए ना मैंने जॉब को क्विट कर दिया कि मैं अपना सारा फोकस इसी पे लगाऊं। फिर जब मैंने आइट्स दिया लाइक 2 वीक्स में इजीली प्रिपरेशन हो सकती है इसकी, तो खुद ही मैंने किया है प्रिपरेशन। तो विद इन 2 वीक्स मैंने इसकी प्रिपरेशन करके इधर ही अप्लाई किया, इसके अलावा कहीं और नहीं किया, और इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड जी। और आप सब लोगों ने स्प्रिंग में अप्लाई किया था, फॉल में किया था? हाँ, अभी इसी इनटेक के लिए, स्प्रिंग के लिए किया जी। था। कौन से महीने में आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हुई है? जुलाई 31st of July was the last date. Yeah. ठीक है, थोड़ा ना टाइम पीरियड को मेंशन करते जी। हैं ताकि बच्चों जो सुन रहे हैं आपको उनको आइडिया हो जाए। और आपका ये जो सारा, खैर पहले तो आपके पास डिग्रीज होना ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्ट्स पे एडमिशन नहीं होते जी। ये सबको बता दें जी। स्टूडेंट्स पे होता है। इंटरनेशनली नहीं होता, नहीं इधर नहीं होता, इधर डिग्री चाहिए आपको। फाइनल डिग्री अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको इतना हमने इजी नहीं करना कि वो कागज़ ना पूरे करें, क्योंकि फिर वो जब लास्ट पे आके उनका मसला होता है ना, तो इतना मैंने कटना पड़ेगा वरना ये सारी पॉडकास्ट मेरी इतनी कट फ्री जा रही थी ना, तुम मेरे एडिट्स डलवाओ। बहरहाल जो मेजॉरिटी में यही होता है कि आप लोगों का जो एडमिशन होता है ना वो आपकी डिग्रीज़ पे होता है। पहले तो अपना पासपोर्ट बनवा लें, इंटरनेशनल एडमिशन अप्लाई करना है पहली बात, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपके नेम के बाद क्या आता है, आपका पासपोर्ट नंबर, अगर आप पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके पास आपकी जो डिग्रीज़ होती हैं, आप कॉन्वोकेशन का वेट मत करें, आप जाएँ फ़ी पे करें, जो तरीक़ाकार है आप अपनी डिग्री निकलवा लें। ठीक है, क्योंकि मेरा एक एडमिशन मिस हुआ था, मेरी डिग्री नेक्स्ट डे अपलोड हुई थी। चाइना की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, मुझे तो उसको सही से प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, टॉप 15
में आती है QS रैंकिंग में, बीजिंग में जो शिंगुआ उसको बोलते हैं, शिखुआ या कुछ भी उसको प्रोनाउंस करते हैं। मेरा वहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था और मैंने अपनी डिग्री एक दिन लेट अपलोड की थी, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं सबको यही कहूँगी कि अपनी डिग्रीज अपने हाथ में रखें। आप सब लोगों ने अप्लाई किया जनाब, जुलाई 31 लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, जिसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, आपकी आखिरी डिग्री मतलब आपकी BS की या जो भी आपने MS किया हुआ था जैसे किसी ने, तो आपकी ये डिग्रीज FSC ਦੇ कागज़ नहीं चाहिए, ना वो कट बनवाओ तो ना वो बोर्ड तो जाके वेरीफिकेशन कराओ तो ना माँ प्यो के पैसे लवाओ। मतलब ये कि आपके जो फाइनल डिग्री जो है वो BS आपका जो बैचलर है वो काउंट होगी, वो यूज़ होती है। फिर उसके साथ आपकी जो स्टेटमेंट होती है एक ऑफ पर्पस वो चाहिए होगी, IELTS का रिजल्ट चाहिए होगा। ये 3 4 5 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो एडमिशन के टाइम पे चाहिए, उससे पहले बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो जो वेरिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं, वो जो HEC जाना है, जो मोफा जाना है, वो सारी खिचपिच आपकी बाद में स्टार्ट होगी जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा प्रोसेस के लिए वो सारी वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं, नॉट फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली आपकी बारी। जो जो सवाल इनसे पूछे थे याद हैं कि नहीं याद? प्लीज़ खत्म करो ये। मैं 2025 की ग्रेजुएट हूँ और मैंने स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई किया था। जुलाई में ही मेरी डिग्री एंड हुई थी और मैंने उसी इनटेक में अप्लाई किया। और सारों की मोटिवेशन के लिए मेरा जो CGPA था वो 3.41 था और उसका मुझे लगता है मुझे इस चीज़ का बेनिफिट हुआ कि क्योंकि मैंने एक फ़ील्ड पहले से डिसाइड कर ली थी कि मैंने क्वांटम ही पढ़ना है, तो मेरी जो सारी इंटर्नशिप्स थी, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो उसी से रिलेटेड था। और मेरा प्रोजेक्ट भी हमारी यूनिवर्सिटी में वाज अमंग द टॉप 3। सो उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज़ में। मतलब इस चीज़ में कि आपने ज़रूरी नहीं है कि आपका CGPA, उन्होंने बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 3 से प्लस होना चाहिए, तो सारे अप्लाई ज़रूर करें इस चीज़ में। उस चीज़ के लिए ना रहें कि 3.5 से अबव ही होना चाहिए और अप्लाई करना ज़रूरी है जी। अच्छा, तो 2 कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है जी, तो इक्वल चांस है, हो भी सकता है नहीं हो। अच्छा, और जिसकी नहीं हुई उसके पास गोल्ड मेडल भी था जी तो आप उस चीज़ को रीज़न नहीं बना सकते कि रिजल्ट आपका ऐसा हो तो होगा, जी। मतलब कोई भी वजह हो सकती है जी। अच्छा, नेक्स्ट और आपके माइंड में कुछ है शेयर करने के लिए? नथिंग। अच्छा, स्प्रिंग में आप भी स्प्रिंग में जी आई हो? जी जी ठीक है। अच्छा, और 31 जुलाई वाज द लास्ट डेट टू अप्लाई। Yes. अब ये अगला सवाल लोगों के जवाब आपने देने हैं जो आपके पास माइक आ रहा है। ठीक है। मेरे अगले सवाल ये है कि आपकी वो जो एप्लीकेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक अनाउंस होना शुरू हो गए थे? इंटरव्यूज़ की क्या मतलब किसने आपसे रब्ता किया? कौन वो स्पेसिफिक अथॉरिटी थी जिसको आपने रिप्लाई करना था? लोग बच्चों को नहीं पता होता, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है एप्लीकेशन में, किसी की कोई चीज़ पूरी करनी रह गई है या कोई चीज़ है, तो आपको किससे रब्ता करना है ये भी बताओ। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाए तो आपका पोर्टल है, पहले नहीं था, मैंने 2 बार अप्लाई किया है, तो पहले नबीग नहीं था। अभी जो एप्लीकेशन का पोर्टल है उनका उन्होंने नाम रख दिया है नबीग। उस पे आप अकाउंट NABEEGH, आप इस पोर्टल पे जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो। अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो अपलोड करते हो। लेकिन सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट नंबर मांगता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट नंबर है तो फिर आप नेक्स्ट पेज करके एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करते हो। आप सारी चीज़ें अपलोड करते हो, अपने 2 टीचर जो कि आपकी रिकमेंडेशन देंगे सबसे एंड पे उनके नाम डालते हो, उनकी ईमेल डालते हो। उसी टाइम वहाँ पर आपके पास स्टेटस शो होता है कि उन्हें ईमेल भेज दी गई है। फिर आपको ये बेस्ट रहता है कि आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें कहो कि सर आपको ईमेल आ गई है, आप उसका रिस्पॉन्ड कर दें। तो कुछ कहते हैं कि हमने कर दिया है, कुछ कहते हैं हम कर लेंगे। जैसे ही वो रिस्पॉन्ड आता है ना, आपको साथ साथ ईमेल आती रहती है। ईमेल आती है कि आपके एक रिकमेंडर ने दे दी रिकमेंडेशन, फिर आती है दूसरे रिकमेंडर ने रिकमेंडेशन दे दी है, और फिर आपके पास फाइनल ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होती है 1 मंथ बाद आपको ईमेल आती है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए, और उस ईमेल के अंदर आपको प्रॉपर पूरी एक लिस्ट आती है स्टूडेंट्स की कि ये स्टूडेंट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और हर एक स्टूडेंट के नाम के आगे उसकी डिग्री जिसमें उसने अप्लाई किया है और टाइम लिखा होता है।
फिर उसके बाद आपको कहता है जो ऑफिसर होता है एकेडमिक कि आपने ज्वाइन करना है, लेकिन आपने लॉबी में वेट करना है। मैं आपको टीम्स पे होता है इंटरव्यू, मैं आपको ज्वाइन कराता रहूँगा, 1 बाय 1 एंटर कराता रहूँगा। 10 मिनट्स का होता है। मेरा कंप्यूटर साइंस का तो यही था कि 10 मिनट्स का सबका इंटरव्यू था, मेरा सबसे लास्ट में था। यहाँ सऊदी के आई थिंक 5-6 थे और पाकिस्तान में रात थी। तो मैंने तो कहा कि मैंने नहीं देना इंटरव्यू। मामा को कहा था कि लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, इस टाइम दे के क्या हो जाएगा। मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, मेरे रिसर्च पेपर। यस लास्ट टाइम भी इंटरव्यू हुआ था और वो ज़्यादा डेप्थ में हुआ था इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी पब्लिकेशन नहीं है। तो मुझे वही आइडिया हो गया कि शायद ये एक वीक पॉइंट है मेरी एप्लीकेशन में, और ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकेशन हो, आपकी पब्लिकेशन के बगैर भी नहीं है। हाँ, बाकी जो 3 हैं उनकी नहीं है पब्लिकेशन। शायद मैंने मास्टर्स किया हुआ था तो इसलिए उनकी डिमांड थी कि पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो फिर सेकंड टाइम मेरी पब्लिकेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छे जर्नल में थी, ट्रांजैक्शंस में थी, जो कि प्लेटिनम कैटेगरी में आता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बस पूछा कि स्ट्रेंथ बताए, वीकनेस बताए अपने पेपर की, और बस उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू को एंड कर दिया वहीं पर। एक सऊदी थे और जो कि हेड थे डिपार्टमेंट के, और 2 पाकिस्तानीज़ थे। एक तो अभी मेरे एडवाइज़र भी हैं, डॉक्टर महमूद सज्जाद, और एक जो है वो थे डॉक्टर इरफान ख़ान। ये 3 लोग थे। तो बस जैसे ही इंटरव्यू एंड हुआ उसके 1 से 2 वीक बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस की ईमेल आ गई कि आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद हमने अपना प्रोसेस शुरू किया वीज़ा का। उसके लिए एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बनाया है वीज़ा प्रोसेसिंग का। फेसबुक पे मुझे वहाँ से लिंक मिला, किसी ने कमेंट में मेंशन किया था जिन जिन के एडमिशन्स हो गए हैं आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप का है। वो ज्वाइन किया और लिटरली इतनी मुश्किल लग रही थी चीज़ें, उस ग्रुप की वजह से यहाँ आज हम बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई थी और सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो यहाँ के हैं और वो यहाँ अभी सऊदी में शायद जॉब कर रहे हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने किंग फहद से मास्टर्स की है। हाँ, उस्मान अली अकबर नाम है उनका। करने का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स में है। अच्छा बच्चे, मैं एक दफ़ा पॉज करती हूँ इसको। आपको जब ईमेल आ जाती है कांग्रेचुलेशन, तुसी भंगड़े शंगड़े डाल लिए, ठीक है, अब उधर से निकला, उसके बाद अगला स्टेप जो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे, कहाँ से वेरिफिकेशंस कराई, कितनी फ़ी पे की, वीज़ा डॉक्यूमेंट आपको कब रिसीव हुआ, फिर आप चाहें तो हम चारों का नहीं, आप अकेली एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो आप ही बता दें, ठीक है। और जहाँ पे कोई चीज़ आपको लगे कि कोई चीज़ रह गई है वो आप ऐड कर दें, ठीक है। ठीक है। सब और ये कि एयर टिकट आपने पे की या इन्होंने दी, फिर आपकी फ़्लाइट कैसे थी, यहाँ पे आना, एवरीथिंग जो आपका सफ़र है ना उसके बाद कब आप। ठीक है। सबसे पहले मैं तो रेगुलर पीएचडी में आई थी, तो मेरी दोनों डिग्रीज़ इम्पॉर्टेंट थी, भी बैचलर्स की भी और मास्टर्स की भी, और दोनों ट्रांसक्रिप्ट। और जो मेरे 3 फेलोज़ हैं वो तीनों आए थे वो डायरेक्ट पीएचडी में, तो उनके लिए सिर्फ बीएस जो लास्ट डिग्री होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले तो हमने HEC से वेरिफिकेशन करानी होती है अपनी डिग्रीज़ की, लेकिन मैंने अपनी HEC से वेरिफिकेशन साथ साथ ही करा ली थी जब मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की थी, तो वो स्टेप तो मेरा पहले से कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से भी वेरिफिकेशन करानी होती है कि आपने यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट की तरह मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, क्योंकि अगर आपने हाइब्रिड पढ़ा हो या ऑनलाइन पढ़ा हो तो KFUPM आपको एडमिट नहीं करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे भी जिन्होंने कोविड की वजह से हाइब्रिड स्टडी की थी, चाइना में या डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रुप में थे, तो उनके पास वो यूनिवर्सिटी वाले उनकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे थे। आप यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी जाके हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट पे करती है, कुछ 1000 रुपीज़, कुछ 1500 रुपीज़, कुछ बहुत ज़्यादा लेती हैं चार्जेस इस चीज़ के। मैं यूनिवर्सिटी गई, सबसे पहले इस्लामिक गई, इस्लामिक जाके मैंने अपनी डिग्री भी और अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी 1500 में वेरीफाई करा दी। उन्होंने बैक पे स्टैंप लगा दी कि मैंने इस ईयर में यहाँ से ये डिग्री की है। फिर हाँ, इसी तरह मास्टर्स के लिए मैंने फास्ट किसी की वेरिफिकेशन हो गई, यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन हो गई, अब उसके बाद मोफा के लिए दोबारा बता दो कि FSC के कागज़ नहीं चाहिए। मुंह पे दे
हाँ FSC और मैट्रिक के कुछ लोग आपको करेंगे कंफ्यूज कि आपने ये IBCC से जाके कराने हैं, अटेस्ट ये करना है, वो नहीं, कुछ नहीं करना। वो आपको एंड स्टेज तक यहाँ आने के बाद भी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए वो डिग्रीज, उसको साइड पे वो लाना ही नहीं, घर छोड़ आना जब एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हमने मोफ़ा स्टार्ट किया। मोफ़ा के लिए 2 तरह के मोफ़ा होते हैं, एक नॉर्मल मोफ़ा है, एक अपोस्टाइल है जो अभी स्टार्ट हुआ है। अपोस्टाइल मोफ़ा है एक, वो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो, 3500 फ़ी है उसकी। लेकिन अभी जो सऊदी अरब है वो एक्सेप्ट नहीं करता अपोस्टाइल मोफ़ा, वो नॉर्मल मोफ़ा पे ही चल रहा है। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गई, ये अपोस्टाइल मोफ़ा जो है एक्सेप्ट करती हैं। तो हमारे लिए नॉर्मल मोफ़ा कराना था, तो उसके लिए कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती, कोई फ़ी उसकी नहीं है, आप जाओ। और मैं आपको मतलब ये प्रेफर करूँगी कि आप सुबह जाना, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। हमें ऐसा फ़ील होता है कि आधा पाकिस्तान तो छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान। तो वहाँ पर जाओगे, लाइन में लगोगे, लाइन में लगने के बाद अपनी सारी डिग्रीज़ हर एक चीज़ पूरी करोगे। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको मोफ़ा कराना है डिग्रीज़ के अलावा, जिसमें आता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद फ़ीमेल्स के लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको लेके जानी होती है, और वो भी मोफ़ा से अटेस्ट करानी होती है। एक होता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर सिंगल, क्योंकि आपको सऊदी में एंट्री नहीं मिल सकती जब तक कि आपके पास प्रॉपर मोफ़ा ना हो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट का। और उसके अलावा नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपको एक पेरेंट्स जो आपको मतलब पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप जा सकते हो, वो भी चाहिए होता है। वो ये उसके लिए वालिद साहब को खुद जाना पड़ा था, उनकी बायोमेट्रिक हुई थी, उसके बगैर नहीं। और एक और चीज़ भी है, मैंने अपने लेटर के अंदर अपने मदर का और फादर दोनों का लास्ट में सिग्नेचर किया था, यानी दोनों का कंसेंट था। तो मैं जब मोफ़ा पहले दिन गई, अपनी मदर को लेके गई थी, उन्होंने कहा नहीं दोनों होंगे, क्योंकि इसमें दोनों के सिग्नेचर्स हैं। फिर मैं दोबारा गई और दोबारा जाके मैं अपने फादर को भी लेके आई। फिर उन दोनों ने जब कहा कि हाँ हम जाने दे रहे हैं, उन्होंने अपने थंब इम्प्रेशन लगाए, उसके बाद जाके उस डॉक्यूमेंट का मोफ़ा हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग जो है पहले से ही या तो एक का नाम लिखें और उनको ले जाएं, या दोनों का नाम अगर लिखा है आपने तो दोनों को लेके जाएं अपने साथ। और उसके अलावा एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो मेरे नोटरी का स्टैम्प होता है, वो मेरे जो एफिडेविट पे लगा था वो पिंडी का था, और मैं गई मोफ़ा इस्लामाबाद थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। हमें जाना पड़ा था सबसे पहले इस्लामाबाद, और वहाँ पर वेट करना पड़ा था कचहरी में। पहले नोटरी हुई थी, फिर उसके बाद डीसी ने सिग्नेचर्स किए थे, उसके बाद जाके वो एक डॉक्यूमेंट पे मोफ़ा का स्टिकर लगा था। तो ये सारी चीज़ें थी। आपके मोफ़ा से भी हो गए, आगे बढ़ो। मोफ़ा से हो गए। मोफ़ा आपको आप जाओगे, अगर सपोज़ करें 9 बजे विंडो ओपन होती है या 8 बजे विंडो ओपन होती है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए सारा, 10 बजे जो है वो आपको डॉक्यूमेंट सबको वापस दे देते हैं। उसके बाद मोफ़ा से जब आप वापस जाते हो, उसके बाद आता है आपके पास मेन सऊदी एम्बेसी और उसके काम स्टार्ट करने का। अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं सारे, जो कि आगे जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेजेस पे। सबसे पहले अब आपको कराना होता है मुसद्दिका का मतलब होता है वेरिफिकेशन करानी है अपनी डिग्रीज़ की, किसी सऊदी आप कह सकते हो कल्चर से, कि ये डिग्रीज़ ठीक है या नहीं। पहले लोग जाते थे सऊदी कल्चर से अटेस्टेशन के लिए ऑफ़िस खुद, अब उन्होंने वो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। आपको बहुत सारे लोग जो है वो स्कैम आपके साथ करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे थ्रू अप्लाई करें। एजेंट जो है पर डिग्री चार्ज करता है 70,000 रुपीज़। मैंने खुद किया था, और मैंने पैसे पे किए थे ऑनलाइन, पाकिस्तानी कार्ड पे ही 40,000 रुपीज़, और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आप ये पैसे कहीं आगे जाके यूज़ कर सकते हो।
मैंने जो है दोनों का एक साथ अप्लाई किया, दोनों एक साथ अप्लाई, मास्टर्स का भी और बैचलर्स का भी, और जिनका तो बैचलर्स का हो वो बस एक ही अप्लाई करे। उसके लिए मेन चीज़ ये है मुसद्दिका कि आपने लिंक पे जाना है, वहाँ अप्लाई करना है, लेकिन अपनी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट अपने सामने रख दीजिएगा। जो जो डेट्स उस पर लिखी है ना वो डेट आपने एग्जैक्ट एंटर करानी है। एक और फ़ायदा भी मैं आपको बता देती हूँ ख़ुद करने का मुसद्दिका, आपको आपका स्टेटस नज़र आ रहा होता है। अगर आपका एजेंट करता है ना तो वो एजेंट अपने ओन पे कर रहा होता है, उसे आपका स्टेटस नज़र आ रहा होता है। तो मुझे अपना स्टेटस नज़र आया, जैसे ही थोड़ी देर बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए मेरे स्टेटस चेंज हो गया कि आपके इंस्टीट्यूशन से रब्ता कर दिया गया है। फास्ट में तो मैं पढ़ाती थी, वहाँ मैं डायरेक्ट उनके डिपार्टमेंट में गई, चले आप अब ईमेल का रिप्लाई करें। और इस्लामिक मैंने कॉल की और कॉल करके उनको कहा आपको ईमेल आ गई, आप रिप्लाई करें। एक दिन के अंदर अंदर उन दोनों ने ईमेल का रिप्लाई किया और मेरा मुसद्दिका 3 दिन के अंदर अंदर हो गया। जबकि अगर आपका एजेंट के थ्रू होगा तो मैंने ऐसे भी देखा है स्टूडेंट्स को जो कि बार बार ग्रुप्स में पूछ रही थी कि कब होगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत परेशान थी। मैंने अपने पाकिस्तान की भी बहुत सारे फेलोज़ को गाइड किया है कि ख़ुद करना मुसद्दिका ख़ुद करना, क्योंकि ईजी है, इतना पढ़ लिया है, डिग्रीज़ ले ली हैं, तो वो हम लोग डाटा एंट्री तो कर ही सकते हैं फॉर्म्स में। फिर उसके बाद आपका वो काम हो जाएगा, आपने उसका डाउनलोड कर देना है, PDF आपके पास आ जाएगी, बस उसकी कुछ कॉपीज़ बना के अपने पास रख लें क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे आपको चाहिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन। आपको कहा जाएगा सऊदी एम्बेसी सऊदी एम्बी अटेस्टेशन जब आप कराओगे ना तो आपसे एक बंदा राब्ता करेगा, वो कहेगा मैं सऊदी एम्बेसी का हूँ। आपने इस एजेंट के थ्रू ये सारा काम करवाना है, वो उस एजेंट के साथ मिला हुआ है, नहीं कराना उनसे काम। अपना काम खुद करना है, मैंने खुद किया है। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट एजेंट्स को कॉल कर करके पूछा कि किनका क्या रेट क्या चल रहा है, और उसके साथ मैंने सऊदी एम्बेसी भी कॉल की। सऊदी एम्बेसी वालों ने कहा कि फ़ी है ही नहीं। मैंने कंप्लेन कर दी, लेकिन कंप्लेन करके भी काम तो करवाना था ना। वो कंप्लेन जब प्रोसेस होती शायद मेरा आना ना हो पाता। मैंने एक डिग्री को 11,000 रुपये में एक ट्रैवल एजेंट है, अच्छे प्रोफेशनल हैं, उनके साथ फ़ाइनल किया और 11,000 में फ़ाइनल हो गया, जबकि जो दूसरे थे वो 30 ले रहे थे। तो यहाँ पर भी मैंने पैसे बचा लिए। फिर उसके बाद जब मैं गई वहाँ पर मैंने सबमिट कराए डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर वो आपसे मांगते हैं CNIC की कॉपी, उसके साथ आपका मुसद्दिका, बैचलर्स का भी, अगर बैचलर्स की डिग्री है तो बैचलर्स का, मास्टर जी उसका प्रिंट लेके वो लेंगे, आपकी डिग्रीज़ लेंगे, और 5 डेज़ इसमें लगते हैं, 5 वर्किंग डेज़। 5 वर्किंग डेज़ के बाद आपको वो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे और आपसे वो पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं लेंगे, आपको रिसिप्ट देंगे। जब आप वापस जाओगे 5 दिन बाद वो आपसे रिसिप्ट आप उनको दोगे, उस पर आप स्टैम्प वैम्प लगाएंगे पेड की, और आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनको पे कर दोगे और अपनी डिग्रीज़ अपने साथ वापस घर ले आओगे। तो यहाँ तक आपका सऊदी एम्बेसी वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब तक ये हो रहा है तो मैंने अप्लाई कर दिया था मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए आपके पास GCC की वेबसाइट है, गल्फ़ कंट्रीज़ अगर आपने जाना हो तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हो मेडिकल के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो, आप इजी पैसा, जैज़ क्रैश या ATM के थ्रू 2000 रुपीज़ होते हैं वो पे करते हो ऑनलाइन, उसका स्क्रीनशॉट लेते हो जो आपने पेमेंट की है, नीचे WhatsApp नंबर लिखा होता है उनके स्क्रीन पे कि अब आपने वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, उस नंबर पे आप वो स्क्रीनशॉट भेजते हो। भेजने के बाद वहाँ से आपको वो बंदा वॉइस मैसेज में सारा समझाता है और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आती है। ईमेल में लिखा आता है कि जी आपका इस मेडिकल सेंटर में, ये भी आप याद रखिएगा कि कभी भी आप रैंडम जाके अपना मेडिकल कहीं से करा के सबमिट नहीं करा सकते।
जीसीसी गल्फ़ जो जितनी भी कंट्रीज़ है, कतर है, सऊदीया है, उन्होंने अपने कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो उनके वेरीफाइड है, वो आपको ख़ुद असाइन करते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल असाइन होगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट मुझे हुआ था G9 में है मरवा मेडिकल डायग्नोस्टिक, वो असाइन हुआ। उसके बाद आप वहाँ पर अपनी स्लिप लेके जाओगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी वो बंदा आपको बता देगा ये चीज़ें आपको चाहिए। आप यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि CNIC लेके जाओ, आपका CNIC की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास जो आपके पास मेडिकल का प्रॉपर लेटर आया है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ ले जाओगे। काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे आपकी इन्फॉर्मेशन चेक होगी, आपका ऑन द स्पॉट एक पिक्चर ली जाएगी कुछ, और लेकिन फॉर द सेफ साइड पिक्चर्स रख भी लीजिएगा अपने साथ। लेकिन वो अपनी करेंगे, एक फायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने बेसिकली हमारा वो आईज का एक हाँ। चेक करना होता है कि अलाइनमेंट है, मतलब खुदा ना खास्ता किसी के बीएन का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने फोटो वही कंफर्म उनके खास एंगल से, खास लाइट में, खास कैमरे से बनती है, उसमें आपकी आंखें अगर बिल्कुल ठीक हैं तो वो आपको ये भी एक तरह की वेरिफिकेशन है असल में। तो इसलिए तस्वीरें रखने का फ़ायदा कोई नहीं, तस्वीर वही चलेगी जो आपकी वहाँ पे बनाई। फिर जैसे ये प्रोसेस होता है वो आपको एक टोकन देते हैं। टोकन के अंदर 4 बॉक्सेस होंगे। 4 बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले आपका होता है सिग्नेचर करता है जो कि आपके लैब के टेस्ट करता है वो बंदा। फिर उसके बाद सेकंड सिग्नेचर करता है आपका एक्सरे लेने वाला बंदा। थर्ड सिग्नेचर करता है जो कि जनरल फिजिशियन होता है, जो आपका जनरल चेकअप करती हैं, फीमेल या मेल डॉक्टर होते हैं। लास्ट सिग्नेचर आप खुद करते हो कि मैं आई एम द कैंडिडेट, ये प्रूव करने के लिए आप जाओगे सबसे पहले काउंटर पे। बिल्कुल भी रश नहीं होता। स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर जा रहे हैं बाहर उनका काम बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल ये होता है सुबह जाइएगा तो ताकि जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। आपका सबसे स्कैन वगैरह नहीं होता? नहीं, बिल्कुल वो अच्छा ही हो जाता है अगर आप अप्लाई करो प्रॉपर GCC की वेबसाइट के थ्रू। मैंने ग्रुप में सुना था कुछ स्टूडेंट्स ने किसी पाकिस्तानी वेबसाइट्स के थ्रू भी किया था तो उनको थोड़े बहुत मसले हुए थे, तो आपने GCC का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू ही करना है। फिर उसके बाद आप जाओगे, सबसे पहले जो है आपका यूरिन, ब्लड, ये सारे टेस्ट हो जाएंगे। स्टेप्स को छोड़ दो, बस वो मेडिकल हो गया आपका, ठीक है। उस मेडिकल का रिजल्ट आपको ईमेल कर दिया जाएगा। मेडिकल आपका हो गया, अब आपको एक और यहाँ पर स्कैम किया जाएगा आपके साथ। मेडिकल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होंगे या बड़ी बड़ी वो होंगे हॉस्पिटल्स होंगे, वो आपको कहेंगे जी आप पे कर दीजिए एक्स्ट्रा इफ़ यू वांट कि शाम तक रिज़ल्ट आ जाए। मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि शाम तक रिज़ल्ट आ जाए क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए मेरा, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आया। और जब कॉल करके पूछा तो कहा आज हमारी वेबसाइट में कोई मसला है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कभी भी इतने सारे टेस्ट का रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता 2 घंटे में, तो इसीलिए नॉर्मल फ़ी पे कीजिए और दो दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 24 से 26,000 जो है आपने अपने पास रखने, क्योंकि वो कैश लेंगे आपसे, वहाँ पर आपने पे करने होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल, आप स्टेटस आपको ईमेल आएगी कि आपका रिज़ल्ट आउट हो गया है। आप उसी GCC की वेबसाइट पे जाओगे, अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे, आपके पास स्टेटस शो हो जाएगा फिट। लेकिन जो आपके पास पूरी प्रॉपर एक बनी होगी रिपोर्ट जो कि आपके पास जिस पे फिट का स्टैम्प होगा, डॉक्टर का सिग्नेचर्स होंगे, हर एक चीज़, वो आप फिर दोबारा वहाँ से विज़िट करोगे और वहाँ से कलेक्ट करोगे। उसके बाद एम्बेसी लेके जानी है। हाँ, फिर उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेप है ताशीर। तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं वो आपसे ताशीर का भी कहेंगे कि आपने ख़ुद करना है, लेकिन फिर भी अगर आपने करवाना है ना हम आपको ले जाएंगे। बायोमेट्रिक क्योंकि आपकी वो नहीं कर सकते, वो आप ख़ुद ही अपनी लगाओगे। ताशीर ऑफ़िस के लिए आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन अप्लाई करते हुए हर एक चीज़ को सही तरीके से एंटर कीजिएगा, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं एज अ नॉर्मल फ़ी है 11,000 रुपीज़, और एक होती है लाउंज फ़ी में कुछ नहीं होता, एक लाउंज बनाया होता है, उसमें बस आप बैठते हो, VIP सा लाउंज होता है, उसकी है 27,000 फ़ी। तो अब ये लोग करते ये हैं कि आप जब जाते हो ना वहाँ पर कहते हैं अच्छा आपकी ये चीज़ तो गलत है, ताशीर वाले कहते हैं, यानी आपने सही से फिलिंग करनी है। प्लेस ऑफ पासपोर्ट इशुएंस मैंने लिखा था इस्लामाबाद, क्योंकि हमारे माइंड में आया कि पासपोर्ट तो इस्लामाबाद में बनाया है, और ये हम 3 से ये गलती हुई है। पासपोर्ट पे लिखा होता है आपके और प्लेस ऑफ इशुएंस है पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा, मैं लाइन में लगी थी कि आपकी ये चीज़ गलत है, लेकिन इफ़ यू वांट, आप अगर ज़ाया नहीं करना चाहते अपनी अपॉइंटमेंट, तो आप एक्स्ट्रा पे करो।
लाउंज की फ़ी में आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर 27,000 मैंने पे किया और उसके बाद मेरा उन्होंने सिर्फ डाटा एंट्री में एक चीज़ अपडेट करनी थी, वो अपडेट करके नया लेटर निकाल के दे दिया। फिर उसके बाद मासूम बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा दिन वहीं पर बैठे रहोगे। फिर मैं वहाँ पर वेटिंग में बैठी रही, क्योंकि बहुत कम, मेरे ख्याल से एक बंदा या एक फ़ीमेल होती है जो उन्होंने स्टूडेंट्स वीज़ाज़ के लिए अलॉट की होती है, बाकी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टूडेंट वीज़ा की। आपने वहाँ पर जो भी आपको लगे कि ये है ठीक है, आपने उनसे कहना है मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे किसके पास जाना है, पूछना है, बैठना नहीं है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना। मैं बैठी हुई थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। एक बार मुझे अंदर बुलाया गया, फिर मुझे निकाला गया कि मैं तो नहीं हैंडल करता स्टूडेंट वीज़ा को। फिर दूसरी बार फिर मैं गई उनके हेड के पास और मैंने कहा कि मैं सुबह से आई हूँ, वेट कर रही हूँ, मेरा काम नहीं होगा आज, क्योंकि ताशीर ऑफिस बंद हो जाता है। कब तक? फिर आपका अगर काम नहीं हुआ ना फर्स्ट डे में, फिर सेकंड डे में आपका काम होता है। तो अच्छा है कि पहले दिन ही आपका काम हो जाए। फिर आप जाते हो अंदर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर ताशीर का स्टिकर लगता है, आपकी बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद एक लंबी सी स्लिप जनरेट होती है जिसमें सारी चीज़ें मेडिकल और एवरीथिंग लिखा होता है कि आपका हो चुका है क्लियर। उसके बाद अब एक और मसला हुआ था मेरे साथ। मैं काउंटर पे गई, काउंटर पे जाने के बाद उन्होंने कहा फॉर सेफ साइड हम ये स्लिप जो है ये अपने पास रखते हैं। CNIC के साथ उन्होंने मेरी वो स्लिप कलेक्ट कर दी और मैं चली गई मेडिकल, दोबारा मरवा मेडिकल डायग्नोस्टिक, अपना मेडिकल जो है ऑनलाइन कराने, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन कराना होता है ऑन द आपके पास जो नंबर जनरेट किया होता है उन्होंने उस पे। तो जब मैं वहाँ गई उन्होंने मुझे कहा आपकी स्लिप कहाँ है। मैंने कहा स्लिप तो उन्होंने ले ली है फॉर द प्रूफ के मैंने यहाँ से काम करा दिया। तो उन्होंने कहा स्लिप के बगैर तो आपका मेडिकल ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, दोबारा जाएं और अपनी स्लिप लेके आए। लेकिन अच्छा है कि उसमें इतना डिस्टेंस नहीं था मेडिकल सेंटर में और ताशीर ऑफिस में। मैं दोबारा गई, दोबारा जाने के बाद मैंने वहाँ से स्लिप लेके आई। जब मैं एक स्लिप लेके आई जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है मेडिकल स्लिप, और तो उन्होंने कहा चले आपके पास ये दूसरी स्लिप जो है ये मुझे दे दें एज अ प्रूफ। मैंने वो दे दी उन्हें, स्लिप लेके गई मैं, मेरा मेडिकल ऑनलाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आया, वो सारा काम स्मूथली हो गया। नेक्स्ट स्टेप था रेफरेंस लेटर के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट स्टेप था रेफरेंस लेटर के लिए। हाँ, और एक और चीज़ भी है, अगर आपकी एक अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाए ना, मैंने लाउंज की फ़ी इसलिए भी पे की थी क्योंकि मैंने अपने माइंड में सोचा कि अगर मेरा काम आज नहीं हुआ तो एक हफ़्ते बाद होगा, क्योंकि एक वीक बाद आप फिर दूसरे अपॉइंटमेंट ले सकते हो ऑनलाइन। तो वो काम तो हो गया जैसे तैसे। अब मैं गई एजेंट के पास, मैंने बहुत सारे एजेंट्स को कॉल की। उन्होंने कहा कि ये काम उनके बगैर कोई कर ही नहीं सकता, जो लूटते हैं सबसे ज़्यादा वो, सिर्फ उनको। पहले ये काम ताशीर ऑफिस करता था। ताशीर वालों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले ये काम हम करते थे, लेकिन अब सऊदी एम्बेसी ने ये काम उनके हवाले कर दिया है, सिर्फ वो करते हैं। उन्होंने ड्रॉप बॉक्स क्या कहते हैं वो ख़रीद लिया, ये कह रहे थे वो इस एजेंट ने। तो फिर सबसे पहले आपके पास होता है रेफरेंस लेटर होता है और फिर वीज़ा स्टैंपिंग होती है। आप उनके पास जाते हो, जाने के बाद आपके पास ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ कुछ लेटर्स भेजे जाते हैं। एक होता है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, एक होता है आपका कल्चरल लेटर, और एक आपके पास होता है आपके पर्क्स क्या क्या होंगे, उसका डॉक्यूमेंट होता है 3 पेजेस का PDF। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में सेट करके लेके जाने हैं। वो आपसे कुछ चीज़ें लेंगे। रेफरेंस लेटर के लिए वो एक सेट बनवाएंगे आपसे एजेंट जो है, और जो बाकी आपके पास वीज़ा स्टैंपिंग के लिए उसके लिए एक सेट बनवाएंगे। कल्चर लेटर आपको किसी भी स्टेप पे नहीं चाहिए होगा एक्सेप्ट रेफरेंस लेटर, क्योंकि रेफरेंस लेटर आपको इशू करता है सऊदी कल्चर। तो वहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट्स दोगे। अब मेरे से वो छोटी वाली स्लिप जो थी वो तो ताशीर ने ले ली थी। तो जब मैं उन एजेंट के पास गई, उन्होंने कहा उसके बगैर तो आपका ये काम हो ही नहीं सकता वीज़ा स्टैंपिंग का। फिर मैं दोबारा गई ताशीर ऑफिस, उनको कहा, वो तो एक दिन में इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ रखी थी उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे दोबारा से ऑनलाइन रिकॉर्ड था जनरेट करके दी, प्रिंट निकाल के दिया, उस पर अपना स्टैम्प सिग्नेचर लगाया, और फिर मैं दोबारा गई उस एजेंट के पास। एजेंट के पास गई तो तकरीबन 10 to 15 डेज़ में
में, क्योंकि रेफरेंस लेटर जो है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रेफरेंस लेटर आया मेरा, और जैसे ही रेफरेंस लेटर जिस दिन आया उसके 2 दिन बाद, यानी आज मुझे कहा एजेंट ने कि मैंने अप्लाई कर दिया आपके वीज़ा के लिए, सेकेंड डे पर मुझे ईमेल आ गई कि आपको सक्सेसफुली जो है वो वीज़ा मिल चुका है सऊदी अरब का, और ये आपका ई वीज़ा जो है ये ऑनलाइन ईमेल में आपको आ जाता है। बस फिर आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर कलेक्ट करो। रेफरेंस लेटर बना के आपको देता है वो एजेंट 5000 का, और वीज़ा स्टैंपिंग के वो आपसे चार्ज करता है 10,000। मैंने उन्हें कहा मैं आपको 15,000 तो बिल्कुल नहीं दूंगी, 10,000 दूंगी। तो उन्हें स्माइल की, कहते हैं ठीक है 10,000 ही दे दें। वो नहीं, उन्होंने क्यों स्माइल की, 10,000 लिए, क्योंकि मैंने उनकी कंप्लेन की थी। और वीज़ा की भी 0 फ़ी होती है, लिटरली आपके ई वीज़ा के ऊपर लिखा भी होता है वीज़ा चार्जेस 0। अच्छा, कुछ से उन्होंने 20 भी लिए, मैंने 15 लिए थे, और बाकी सब ने आई थिंक 20 भी दिए हैं कुछ लोगों ने। क्यों उनके रिस्क हलाल को ऐसे कह रहे हो? कमा रहे हैं लोग मेहनत करके। कमा रहे हैं, लेकिन बहुत गलत तरीके से कमा रहे हैं। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। हमारे ग्रुप में एक इंडियन थी जिन्होंने ये चीज़ कही, और इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इंडिया हर जगह पर होंगे स्कैमर्स इस तरह के। उन्होंने कहा मेरे फादर की इतनी इनकम नहीं है, मेरी स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गया है पीएचडी में, कि मैं आ सकूं, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस जो है उस पर तकरीबन 3 लाख रुपया लगता है इंडिया में। तो मैं इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि इन लोगों को भी बैन करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट बिल्कुल कोई फ़ी लगती ही नहीं है, या थोड़ी बहुत जो लगती है वो आपको यहाँ पर सेटलमेंट अलाउंस में पे कर दी जाती है बाद में, लेकिन ये सारे पैसे ये खुद ले रहे हैं। अच्छा चलो, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। और ये आपने जितना क्रिस्टल क्लियर सारे स्टेप्स बताए हैं ना, मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब आप चारों ने मेरी हेल्प करनी है कि ये वाली जो हमारी वीडियो है ना, ये मैक्सिमम प्रमोट हो इंशाल्लाह। स्पेशली वो वीज़ा वाले ग्रुप में भी शेयर करनी है। इंशाल्लाह। ग्रुप्स होंगे उसमें सब, हमने सदका जारिया है ये आपका इंटरव्यू। मुझे इससे कुछ भी नहीं, डॉलर्स मुझे अभी नहीं मिलना शुरू हो रहा है। मुझे $0.5 मेरी पेमेंट है पर डे की यूट्यूब की तरफ से। अभी आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, लेकिन ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ ये सिर्फ सदका जारिया है, ताकि हम औरों के काम आ सकें। Yes. आप लोग नेकी कर रहे हो, डिजिटल नेकी। ओके यस। अच्छा, अब आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, अब टिकट की तरफ आओ। एयर टिकट आपको यूनिवर्सिटी ने दी थी या खुद कोई से अरेंज किया था? एयर टिकट जो है यूनिवर्सिटी हमें देगा, अभी यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिफ़ंड नहीं की है। हमने ख़ुद अरेंज किया था। जैसे ही आपका वीज़ा आता है ना, आप देख लो, उन्होंने लिखा होता है कि आपने 2 वीक्स पहले आना है, यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप 2 वीक पहले ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम 2 वीक पहले ही आए हैं। आपको नहीं है सेटल होने में, और यहाँ पर भी इजी नहीं है प्रोसीजर। यहाँ पर भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, बहुत काम होते हैं जो कि आपको करवाने होते हैं। और अगर वीकेंड हो तो फिर आपके वो काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया, हम चारों उसी ग्रुप में थे। फ़ीमेल्स का एक ग्रुप था किंग फाहद का, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुई थी, 14 स्टूडेंट्स थी, हम उसी ग्रुप में थे। तो ग्रुप में भी शेयर करना ये लिंक सारा, और मेरे चैनल को भी शेयर करना इंशाल्लाह आगे लोगों को शेयर। इंशाल्लाह। हम चारों जो है हमने डिसाइड किया, मैंने पहले कहा कि 28 या 29 को चलते हैं सारे, तो इन्होंने कहा ये बहुत अर्ली हो जाएगा 28-29 नवंबर को जाना। तो फिर हमने डिसाइड किया 1 दिसंबर को चलेंगे। मेरे एक जानने वाले थे, 1 जनवरी सॉरी, मेरे एक जानने वाले थे जो कि एजेंट हैं, तो उन्होंने हम चारों की टिकट्स बुक कराई। टिकट्स बुक कराते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है कि आपने ना जिस एजेंट से, या ख़ुद भी बुक कराओ, एजेंट से कराना वो बेटर रहता है। उनसे आपने कहना है कि मुझे इसकी प्रॉपर रिसिप्ट दें, क्योंकि वो आपको यहाँ पर रिफ़ंड तब ही होगा आपका टिकट जब आप वो रिसिप्ट दिखाओगे, वरना उसके बाद वो रिफ़ंड नहीं होगा। उसके अलावा और एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमें फैसिनेट करता है कि 3,000 रियाल के अंदर ही टिकट होना चाहिए। इकॉनमी तो लोग कहते हैं कि हम कतर एयरवेज़ में या इनमें आएंगे, लेकिन अगर आपका ले ओवर बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ से आप आगे पीछे कहीं जा रहे हो, तो आपका टिकट कभी भी रिफ़ंड नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए इट्स एक्सीलेंट या बेटर कि आप डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट आओ। अगली बार जो है वो फिर यही टिकट लेके देंगे, तो तब ग्रीडी हो सकते हो। तो हम चारों ने डिसाइड किया हम PIA में आते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट थी PIA की।
फिर बस हमारा कांटेक्ट था, हम चारों ने आपस में भी ग्रुप बना लिया एक, वहाँ पर कांटेक्ट करते थे क्या लाना है क्या नहीं लाना चीज़ें। और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट में मिले, साथ ट्रैवल किया, साथ ट्रैवल करने के बाद यूनिवर्सिटी पहुँचे थे हम लोग रात में 3 बजे, हाँ सुबह 3 बजे हम पहुँचे थे। तो यहाँ पर आपको हाउसिंग होगी फ़ीमेल, आप वहाँ पर आओगे, गाड़ी आपको वहाँ पर उतारेगी, सारा लगेज सब कुछ खुद अंदर। हाँ 2 ऑप्शंस है एयरपोर्ट के। एक तो ये है कि आपने ये जैसे ही आपका एडमिशन होता है ना, यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट क्लब है, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको खुद लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है वो एडमिन से ले लेते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स, तो वो आप लिंक से ज्वाइन करोगे वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वो एक फॉर्म भेजेंगे आपको, जिस फॉर्म में आप अपना ट्रैवल का सारा डिटेल्स डालोगे। तो जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं ना, जैसे कि 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, ग्रुप्स में आते हैं, तो वो किंग फहद से बसेस ले आते हैं एयरपोर्ट, और उसमें और स्टूडेंट्स का जो मैक्सिमम नंबर है ना 6 to above होने चाहिए, तब वो बस लेके आते हैं। और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी आया होता है, तो वो आपको वहाँ से पिक कर लेता है। हमारे केस में ये था कि हम लोग लैंड हुए थे 3 बजे, 1 बजे हम लोग लैंड हुए थे और उन्होंने आना था 4 बजे। उस दिन 13 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी आना था, लेकिन हमारी एक फ़ेलो थी, उनका भाई उन्हें लेने आया था, और अच्छी खासी वो क्या कहते हैं बड़ी बस थी, तो वो अकेले उसमें जाती, तो हम सब भी थके हुए थे, उन्होंने कहा सब चलो उसमें, तो हम चारों यूनिवर्सिटी आ गए। यूनिवर्सिटी जैसे ही आए, उन्होंने हमें फ़ीमेल हाउसिंग के बाहर उतारा, क्योंकि मेल्स अलाउ नहीं होते फ़ीमेल हाउसिंग में। हमने अपना लगेज वहाँ से उठाया और हम लोग डायरेक्ट सुपरवाइज़र, पाकिस्तान में वार्डन कहते हैं या सुपरवाइज़र कहते हैं, आप उनके ऑफ़िस जाओगे, उनके ऑफ़िस जाने के बाद आप वहाँ बैठोगे, अराइवल फॉर्म वो आपको देंगी, एक ऑनलाइन देंगी या प्रिंट देंगी, आप उसको फिल करोगे अराइवल फॉर्म को, और उसको प्रिंट करने के अलावा आप जो है अपना उनको भेजोगे 2 और डॉक्यूमेंट्स, वो आपको बता देंगी। फिर उसके बाद आप ये करोगे, आपको रूम्स अलॉट होंगे। हम 4 थे, उन्होंने हमसे पूछा कि जी किस तरह से रूम अलॉट हो, क्योंकि यहाँ पर पहले पीएचडी स्टूडेंट्स को अलग से रूम मिलता था और मास्टर्स को शेयर्ड में मिलता था। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए थोड़े इंटरनेशनल, तो अब नहीं है, शेयर्ड में ये लोग रूम देते, लेकिन वो भी इतने बड़े बड़े रूम्स होते हैं कि एक कॉर्नर में एक होता है, दूसरे कॉर्नर में पता ही नहीं चलता कि ये शेयर्ड में हम लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा मेरी एक फ़ेलो से, आप किसके साथ। अल्लाह ताला ने जो बेस्ट चीज़ की थी ना हमारे केस में, हुआ ये था कि जो नूर है और किरण है, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि ये एयरपोर्ट में एक साथ मिली थी, और मैं भी उरूज हूँ और एक और उरूज है, हम दोनों साथ मिले थे, मैं इसका वेट कर रही थी, तो हमारी सीट्स भी साथ साथ में थी, सब कुछ। तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो उरूज से पूछा गया कि किसके साथ रहना है, उरूज ने कहा उरूज के साथ, तो फिर नूर और किरण की एक हो गई। फिर उन्होंने हमें रूम्स भी एक ही उसमें फ्लोर पे दिए, एक ही बिल्डिंग में दिए, आमने सामने दिए। तो तब से लेकर अभी तक हम लोग जो काम करते हैं, साथ घूमते हैं, साथ फिरते हैं। कौन सी है? आप दोनों रूज है। ओके, रूज को नूर किरण। क्या बात। अच्छा, नूर और किरण सेम मीनिंग, किरण रोशनी, हाँ। ठीक है, रूज, क्या बात है, जबरदस्त। तो बस ये सारा काम हुआ, और अब हम आने वाले जो होते हैं ना यहाँ, कभी उनकी हेल्प करते, लगेज ऊपर उठा दे में, कभी उनको गाइड करने में। अच्छा, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, ये दिए से दिया जलाते रहना है। Yes, आप लोगों ने जिस तरह से इंशाल्लाह। अल्लाह ने आपकी मदद की, आपको हेल्प आउट आप हुए किसी न किसी के जरिए से, तो हुए होंगे ना, तो इसी तरह से अब आपने ये आगे सिलसिला जारी रखना है। इंशाल्लाह। इससे एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी निखरेगी। Yes, एक इंशाल्लाह। personality बिल्डिंग होती है, हमें मदद करने की आदत होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे के काम आएंगे ना, अल्लाह हमारे ऐसे ऐसे मसले ऐसे हल कर देंगे कि जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। इंशाल्लाह। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ईमान है कि दूसरों के काम आना है। तो आप लोगों को नहीं आइडिया कि आप चारों ने क्या कर दिया है इस वक्त बैठ के, आपने इतने बच्चों को गाइड कर दिया है, इतने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दिया है, इतने स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स दूर कर दी हैं। मेरे ख्याल में ये वाले जो स्टेप्स हैं सारे के सारे, ये अगर कोई पीएचडी के लिए आ रहा है, पोस्ट डॉक के लिए आ रहा है, ये स्टेप्स सबके लिए सेम है। तो इसलिए हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं की, हमने जो आ रहे हैं पोस्ट डॉक्स, हमने उनको भी हेल्प आउट कर दिया। तो आपने, मैं जब ये इसको अपलोड कर दूँगी, आई जस्ट कैन नॉट वेट कि मैं इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूँगा, तो उसमें आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है कि इसको मैक्सिमम शेयर किया जाए, हर वो ग्रुप जिसमें ये वीज़ा स्टेप्स हैं, एवरीथिंग है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो जहाँ पे वीज़ा गाइड का अगर वो ग्रुप है, वो जस्ट जनरल स्टेप्स शेयर कर रहे हैं कि ये यूँ होगा, ये यूँ होगा।
आपने बताया कि वो आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस होना समथिंग इज डिफरेंट और खाली इन्फॉर्मेशन होना इज समथिंग डिफरेंट। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ओवरऑल यहाँ आके सऊदी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीसफुल है ना? हाँ, सिम का क्या किया? हाँ, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, वो यहाँ एयरपोर्ट से ही सिम ले लेते हैं। लेकिन हमें था कि हम क्लियर थे कि हमने ये सिम लेनी है। मेरे मामू हैं, वो यहाँ होते हैं, उनको 20 इयर्स हो गए, तो उन्होंने कहा था कि STC सिम ही लेना और उस पे सावा का पैकेज करा देना। वो आप आओगे तो क्लियर हो जाएगा आप सबको भी। अच्छा, आपका स्टाइपेंड कितना है? क्योंकि ये भी तो रिवाइज हुआ है ना। स्टाइपेंड हमारा बेसिक 890 है और फिर उसके बाद आपको TA RA-शिप और जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिलती हैं, काम मिलते हैं, उसके बाद आपका स्टाइपेंड 5000 रियाल हो जाता है। बेसिक 890 और उसके बाद क्या जंप मारा है। अच्छा, अभी शुरू में तो तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठे होगे, कन्वर्ट इतने होंगे, ओ माय गॉड, क्या क्या कर लेंगे इससे। और उस एक बहुत बड़ी अमाउंट है माशाल्लाह, इट्स अ बिग अमाउंट, और आप लोगों ने इसमें सेविंग करनी है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, माय मीनिंग, ठीक है? तो सेविंग्स करनी है आप लोगों ने और अपने आप को अपग्रेड करना है। आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको हेल्प आउट करना है। यस, इंशाल्लाह। और इसमें आपने सिर्फ इसको मेरी तरह सफोरा पे जाके नहीं उड़ाना, ठीक है? सफोरा पे भी चले जाना है जब कभी ऑफर्स वगैरह लगेंगे, वो भी आएगा। यस, बहुत फास्ट जा रहे हो भाई तुम लोग। अच्छा, दरान मॉल गए थे, क्या बात है, ठीक हो गया। अच्छा, 5000 आपका स्टाइपेंड है। अकोमोडेशन फ्री है, एयर टिकट आपको रिइंबर्स हो जाएगी। यस, जो पैसे आपने पे और साथ में अलाउंस भी मिलेगा, सेटलमेंट अलाउंस 1800 रियाल। 5000 के अलावा 1800 हर महीने। नहीं, जैसे आओगे। जैसे ही आओगे 1800 वो भी मिलेगा। वो मुझे ये यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी बता रही थी, ओए होए हमारी बर्थडे गर्ल आई, क्या बात है। आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या सोचती हैं, आप मेरी कॉल नहीं लेंगी तो मैं क्या आ रही How sweet। अच्छा, आपकी कॉल आती रही है, ऐसा तो नहीं हमारी वीडियो पॉज हो गई? यार नहीं, आपकी कॉल नहीं है, मेरी कॉल आई है। क्या बात है बच्चों, केक खाओ, खाओ। बर्थडे वाली है हमारी। थैंक यू सो मच। हैप्पी Happy बर्थडे। birthday। ये बच्चे हैं, मैं इनको जो कहूंगी ये देखना कैसे मुझे फॉलो करते हैं। छोटी है ना, डरती है मेरे से। चलो गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाम तो बताए ना। डॉक्टर नाजिया, शी इज फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ये है जिनका आप जिक्र करती हैं वीडियोस में। ये मेरे चैनल ये को वही फॉलो किया। इंडियन फ्रेंड है। ये वही इंडियन फ्रेंड है। और एक सरप्राइज मेरे लिए नीचे है। क्या 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 क्या? अब सेंड मी अ बुके। वो क्यों नहीं लेके आई ऊपर? यार वो मैं यार वो भी लेके आना था ऊपर। लेके मेरे हाथ में, मैं एक ही लेके आ सकती हूँ। और इसका कटिंग कैसे करनी है? अब कटिंग कैसे करनी है यार मुझे बच्चों को केक खिलाना है। हाँ, मैं लेके इसीलिए आई हूँ ना। हाँ वही ना, मैंने आपको वहाँ से नीचे से देख लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मुझे लगा यार इतना नाजिया। एंड वन मोर सरप्राइज इन माय सेंटर। ओके। मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड ने केक उधर भेज के रखा हुआ ओह है। माय गॉड, आज तो मेरी मौतें होगी। मेरी कोई आई टाइटिंग सेटिंग नहीं चल रही आज तो कैलोरी काउंट 0 हो गया। यार अब है क्या आप लोगों के पास स्पून? चीज। मेरे अच्छा, पास ये स्पून वैसे इधर कैसे? से कोई यहाँ से जा सकता है इनसे एक नाइफ ये देंगे कि नहीं देंगी? पूछ सकते ये जो वर्कर्स खड़ी हुई हैं, आप लोग अब आते रहते अच्छा, अभी पॉज कर रखा है ना? हाँ, नहीं पॉज नहीं कर रखा। अच्छा नाजिया, इन सिम को लेके क्या प्रॉब्लम हुई है, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले तो हम लोग दहरान मॉल, फिर नेक्स्ट डे गए, हमने अपनी सिम बाय की। सिम बाय करने के लिए जो भी मॉल जा रहा है 12 बजे से पहले ना जाइएगा, क्योंकि हम लोग खुशी खुशी में 9 बजे जाके 3 घंटे हमने वेट किया, क्योंकि सिम्स जो है वो आपको 12 बजे मिलती हैं, 12 बजे के बाद। हमने सिम्स ख़रीदी। सिम ख़रीदने में सबसे पहला इशू जो फेस हुआ था वो ये था कि आपका वो कैश में पेमेंट नहीं करते, आपके पास कार्ड होना चाहिए। हम एक इंडियन मिले थे जो बहुत अच्छे थे, उनको हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे किसी अपने रिलेटिव से, और फिर उन्होंने हमारी सिम्स ख़रीदने में हेल्प की। हम सिम हमने ख़रीदी, हम वापस आए यूनिवर्सिटी, तो फिर 2 जो स्टूडेंट्स थी उनकी सिम्स तो बहुत ही अच्छी चल रही थी, सबकी चल रही थी, लेकिन मेरा और किरण का इशू ये हुआ था कि सऊदी में ये होता है कि सिम जो कोई और यूज़ नहीं करता ना, या वो चला जाता है यहाँ से, वो फिर अगले यूज़र को मिलती है, सिस्टम दूसरे यूज़र को वो सिस्टम सिम दे देता है। तो उस पर व्हाट्सएप पहले से बना
लें जी, हम अब अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। एक्चुअली सीन ये था कि मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई है ख़त्म। ये डॉक्टर नाजिया की बर्थडे थी और उनकी कलीग्स उनके लिए केक लेके आई हैं, तो अब हम बच्चों को हाँ अब हम बच्चों को केक खिला रहे हैं। और एक केक बाय द वे सेंटर में वेट कर रहा है। वी आर गोइंग बैक टू आवर यूनिवर्सिटी नाउ। पहले इरादा था यहाँ से घर जाने का, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। और हम भी ट्रीट करेंगे मैडम साहबा को जनाब, उनकी बर्थडे कोई आम बात तो नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे लिए डाली जा रही थी इतना, शाबाश है बहन। नहीं नहीं, आप लो, इसको लो, मैं तो बस एक बाइट लूँगी। तो ये था जनाब मेरा व्लॉग, और जो कि एंड हो चुका है। मेरे फ़ोन में बैटरी कुल्लू खलास हो चुकी है और सिम का बहरहाल ध्यान करना है सबने। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह सबका एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अच्छा ये भी दिखा दूँ मैं, हाँ जी, डॉक्टर साहिबा को फ्लावर्स आए हैं जनाब, उनके हस्बैंड साहब ने भेजे हैं। इसकी तो हम रील बनाएंगे यार, क्या हो गया, इसकी इंस्टा रील बनाएंगे ना हम एक। तो ये जनाब ये सरप्राइज़ हैं, बहुत ज़्यादा हवाओं में हैं। इनके हस्बैंड ने बुके भेजा है बिकॉज शी इज़ अ बर्थडे गर्ल टुडे। एक केक हमारे सेंटर में है, एक केक ये है। क्या बात है, सेलिब्रिटीज़ के साथ रहती हूँ मैं तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह, और आई होप कि हम लोग किसी के काम आ सके हों। ये इन्फॉर्मेशन से अगर किसी एक स्टूडेंट का भी भला हो जाता है तो मेरा मकसद इस व्लॉग को बनाने का वो मुकम्मल हो गया, समझ लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप चारों एक सक्सेस स्टोरी हैं हम सब के लिए, और मोटिवेशन है। ऑल आर फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद। She is from Islamabad, Mardan. She is from Jhelum and she is also from Islamabad. Or she is gold medalist, by the way. There are 6 sisters and she is the eldest one, and she is actually the क्या कह सकते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर हर रेस्ट ऑफ हर सिस्टर्स। मैं फंबल कर रही हूँ, जिस्पत्ती ज़्यादा हो गई। तो नाजरीन ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगी इजाज़त, एक चीज़ है, साइन ऑफ करते। मुझे लगता है अगर कोई यहाँ है, हाँ जी, वो कुछ है, बिल्कुल उसमें कुछ है तो वो यहाँ पहुँचा है, नो डाउट। दे वी ऑल आर सिलेक्टेड पीपल, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका सबको नहीं मिलता। चलें बच्चों, आई होप आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लगा मुझे इंटरव्यू देना, आप लोगों की स्टोरी शेयर करना। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। इन्होंने मुझे ढूंढा, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और ये बाकी तीनों को अपने साथ लेके आई और इनसे मुलाकात हुई। तो चलें हम एंड करते हैं। हमेशा मुझसे व्लॉग एंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें ठीक है, चलें जी, अब हम सब ने मिलकर अल्लाह हाफिज़ करना है, ठीक है। तो हम ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज़।